चलिए हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में। अब हम लोग जो है आज शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए हम लोग को मेन जो है दो यूज पढ़ना है, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा मेडिकल। एग्रीकल्चर और मेडिसिन में हम लोगों को जो है पढ़ना है कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का को ह्यूमन के यूज में लाया जाता है कि ह्यूमन मानव जो है वो किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज अपने डेली लाइफ में करता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग एग्रीकल्चर में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद फिर मेडिसिन में बात करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिएगा जरा कि किस तरह से हम लोग मेडिसिन में इसका यूज करते हैं, सॉरी एग्रीकल्चर में इसका यूज करते हैं। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले एग्रीकल्चर देख रहे हैं। एग्रीकल्चर हम लोग समझ रहे हैं क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अब देखिए कि एग्रीकल्चर जो है क्या है कि हम लोगों का, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड का बात करें, वर्ल्ड का बात करते हैं तो क्या है, लगातार जो है पॉपुलेशन जो वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। पॉपुलेशन क्या है, ग्रो कर रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप देखे थे कि पॉपुलेशन जो है वो लगभग क्या है कि 2 गुना तेजी से क्या है, बढ़ रहा है। अब उस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराना क्या है, सबसे मेन मुद्दा है। तो अब क्या है कि अगर केवल पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, हम लोगों के पास जो लैंड है, जो लैंड का पार्ट है, क्या वो बढ़ता है, वो नहीं बढ़ रहा है, वो क्या है, वो फिक्स है। केवल पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ग्रो करते जा रहा है। तो अब इस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। किसका यूज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का। चलिए तो फूड प्रोडक्शन कैन बी इनहैंस्ड बाय, फूड प्रोडक्शन कैन बी इनहैंस्ड बाय किस सब चीज से, तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब क्या है कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर में, अगर हम लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर में किसका यूज करेंगे, केमिकल्स का। केमिकल के बेसिस पर अगर हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि क्या है कि अगर हम लोग एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में अगर हम लोग क्या करते हैं कि लगातार केमिकल का यूज करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं लगातार केमिकल का यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो जो केमिकल है वो लगातार अगर लैंड पर आते जाए, सॉइल पोल्यूशन का कारण बनेगा, जिसके कारण कुछ समय बाद जो हम लोगों का लैंड है वो क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है। तो इस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में लगातार जो है इसका यूज नहीं कर सकते हैं, केमिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग देखे थे कि ये क्या था, आपको बताया गया कहां पर, इन्वायरमेंटल इशू में बताया गया होगा, हरियाणा के एक फार्मर के बारे में, रमेश चंद्र डागर। वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दिया गया था, जो क्या था कि एक साइक्लिकल प्रोसेस,
जहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के साथ साथ क्या था कि एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता था, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म भी चलाया जाता था। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, फिर उसके बाद पोल्ट्री फार्म, फिर एनिमल हस्बेंड्री, इन सारे कामों को जब एक साथ करता है तब वहां पर क्या होता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो फुल्ली क्या है, सक्सेस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या है, फुल्ली सक्सेस नहीं है, कहीं ना कहीं इसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होगा, हार्म होगा। तो क्या किया गया कि ये दोनों मेथड ऐसा था, ये दोनों मेथड ऐसा है जिसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम लोग क्या है कि फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, जितना प्रोडक्ट हमको चाहिए आसानी से उतना प्रोडक्ट क्या है, मिल नहीं पाता है। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड एग्रीकल्चर। ये क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड एग्रीकल्चर ये सबसे सक्सेस मेथड है, जो क्या करता है कि केमिकल का यूज भी कम होगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका सॉइल पर जो इसका इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, लो नहीं होगा। इसके अलावा इससे क्या होगा कि हम लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, हम लोग के लिए क्या होता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद को चलिए देखिए किस तरह से। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये क्या है कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया गया कि किसी भी सर्टेन एरिया में जितना प्रोडक्शन होता था किसी भी फूड मटेरियल का, किसी सर्टेन एरिया में जितना प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन को क्या किया गया कि लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ध्यान दीजिए, फूड प्रोडक्शन को क्या किया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन इंक्रीज द फूड सप्लाई ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। 3 गुना लगभग क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, जो फूड प्रोडक्ट है जैसे व्हीट, राइस, ग्रेन, ये सब को क्या किया गया, ये सब जो वैरायटी था इसके वैरायटी को अधिक हाई यील्डिंग कैपेसिटी का बनाया गया, जिससे क्या होता, उतना ही लैंड में, जितना लैंड का पार्ट हम लोगों के पास है उतना ही लैंड में लगभग 3 गुना वो जो प्रोडक्ट है हम लोगों को मिलता था। चलिए, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिजल्ट इन मैक्सिमम yield from the field, but the use of chemical and fertilizer is minimum। इसमें क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी क्या बोले, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ कि फील्ड से हाई यील्ड लाया गया। रिजल्ट इन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द फील्ड, जो भी लैंड पार्ट हम लोगों के पास है उसको क्या किया गया, वो काफी तेजी से ग्रो करता वहां पर। एंड द यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इज मिनिमम। यहाँ पर जो ये था इसका ये क्या हुआ, मिनिमम था। समझिए बात को, फर्टिलाइजर का यूज क्या हुआ, मिनिमम किया गया। अब देखिए इसके बाद आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप के जीन को अल्टर्ड कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। जीन मैनिपुलेशन आपको पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 11 में, आप जाकर वहां देख सकते हैं। जीन मैनिपुलेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर किसी भी क्रॉप का जीन को अल्टर कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखिए, ए ट्रांसजेनिक क्रॉप इज अ क्रॉप दैट कंटेन एंड एक्सप्रेस ए ट्रांसजीन। क्या किए, नया जीन उसमें इंटर कराए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। समझ गए बात को। अब देखिए, अगर हम लोग किसी भी क्रॉप में, हम लोग बात ये है कि ट्रांसजीन, चलिए ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग समझ गए। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप,
ऐसा क्रॉप जिसमें ट्रांसजीन एक्सप्रेस है। देखिए एक्सप्रेस है ट्रांसजीन, ए ट्रांसजेनिक क्रॉप इज अ क्रॉप दैट कंटेन एंड एक्सप्रेस ए ट्रांसजीन। अपना कैरेक्टर क्या हुआ है, खत्म हो गया है, क्या आया है, नया कैरेक्टर आया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। चलिए अब देखिए यहां पर कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी ट्रांसजीन को, ये ना, अगर किसी भी ट्रांसजीन को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसी जीनोम में तो क्या होता है, किसी भी जीनोम में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला देखिए प्रोड्यूस प्रोटीन, प्रोड्यूस अ प्रोटीन, ये दो तरह से प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। पहले एक ही तरह से करता था, अब क्या करेगा, दो तरह से। कैसे कर रहा है तो देखिए जरा, एक तो पहले से वो कर ही रहा था, खुद का जो उसके पास था थोड़ा थोड़ा वो कर ही रहा है। दूसरा, जब हम लोग क्या किए, जिस ट्रांसजीन को इंटर करवाए उसके भी हेल्प से ये क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। दूसरा है न्यू एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन, क्या होगा, नया प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाता है। प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, एक्सप्रेस नहीं होने देगा, डोमिनेंट कंडीशन में रखेगा। पीछे वाला जो उसका कैरेक्टर था, जो हम लोग जिसका जो यील्डिंग कैपेसिटी था कम था, उस कैपेसिटी को क्या करेगा, रिसेसिव स्टेट में पहुंचा देगा, डोमिनेंट कभी भी नहीं होने देगा। अब अगर वो डोमिनेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, एग्जिस्ट करेगा ट्रांसजीन, तो क्या होगा, हम लोग नया वैरायटी इंटर करवाए हैं जिसका यील्डिंग कैपेसिटी क्या है, हाई, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर खुद को एक्सप्रेस करके अपना डोमिनेंट लाके जो यील्डिंग कैपेसिटी है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ गए बात को। चलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किसका, ब्रासिका नेपस, यार आ जाइए यहां से, क्या है, ब्रासिका नेपस, ब्रासिका, ब्रासिका नेपस। देखिए ये एक प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है। अब इसको भूल जाइए, हम लोग क्या करते हैं, ब्रासिका नेपस प्लांट का यूज, ब्रासिका नेपस प्लांट है जिसको हम लोग बदलेंगे अब किसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में बदलेंगे और इसके बाद इसका यूज करते हैं किसमें, देखिए तो हीरोडीन, हीरोडीन का नाम सुने, एक ऐसा केमिकल जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जो क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा। जैसे लीच, लीच देखे, लीच जो है उसमें ये केमिकल सबसे अधिक पाया जाता है, वहीं पर पाया जाता है। हम लोग पहले इसको केमिकली सिंथेसाइज करते थे या फिर लीच से ऑब्टेन करते थे, लेकिन क्या होता है कि अगर लगातार हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे डिजनरेट करता है, खत्म होता है। तो इस सब कंडीशन, जैसे हम लोग इंसुलिन, याद है इंसुलिन, हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन जैसे आप देखें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, इंसुलिन हम लोग क्या करते थे, काफ के या फिर पिग के पेनक्रियाज से निकालते थे। अब लगातार अगर काफ और पिग का यूज करते रहे तो क्या होगा, वही खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो उसी चीज के लिए क्या किया जा रहा था कि एक प्लाज्मिड लिया जा रहा था, उसमें इंसुलिन वाला जीन इंटर कराया जा रहा था, बैक्टीरिया में इंटर करवा दिया जा रहा था। अब वहां पर जैसे जैसे वो प्लाज्मिड ग्रो किया, हम लोगों को इंसुलिन उतना अधिक अमाउंट में मिल गया। उसी तरह से लीच को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए क्या किया गया, प्लांट का यूज किया गया, ब्रासिका नेपस नाम के प्लांट का क्या किया जाता था, ब्रासिका नेपस में जो है, ब्रासिका नेपस का यूज किस तरह से किया जाता था, तो देखिए क्या होता था कि ब्रासिका नेपस में इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता था, किसको, जो देखिए एक लीच लिए, क्या लीजिए, एक लीच लिए, अब यहां से क्या किए, हीरोडीन सिंथेसाइज्ड जीन लेते थे, जो हीरोडीन को, हीरोडीन सिंथेसाइज्ड जीन, सिंथेसाइज्ड जीन, हीरोडीन सिंथेसाइज्ड जीन लिए, जो जीन हीरोडीन क्या करता था, सिंथेसाइज करता था मलेरिया। इसके बाद हीरोडीन सिंथेसाइज्ड जीन लेने के बाद इसको क्या करते थे,
कि ब्रैसिका नेपस में इंटर कराए, ब्रैसिका नेपस में इंटर करवाए। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको ब्रैसिका नेपस में इंटर कराएंगे धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करेगा और उसका सीड आएगा। अब जो उसका सीड आएगा वो सीड होगा हीरुडीन कंटेन सीड, हीरुडीन कंटेन सीड, हीरुडीन कंटेन सीड। अब देखिए हीरुडीन भी होगा और प्लस ऑयल भी होगा, हीरुडीन और ऑयल दोनों होगा उस सीड में। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से प्यूरिफाई करेंगे, उस सीड से क्या करेंगे पहले निकालेंगे, हीरुडीन ऑयल दोनों तो मिला हुआ है, अभी उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब वहां से क्या किया, हीरुडीन कंटेनिंग, हीरुडीन एंड ऑयल कंटेनिंग सीड लिए। अब उसके बाद उस सीड से हम लोग निकाल लेंगे ऑयल और हीरुडीन और फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाइड हीरुडीन, प्यूरिफाइड हीरुडीन। अब इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन में कर लेंगे। तो देखिए ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है या नहीं। हम लोग क्या करते थे बायोटेक्नोलॉजी में, जीन लेते थे, मैनिपुलेट करते, फॉरेन जीन लिए, उसको क्या किए, वेक्टर में इंसर्ट किए, उसके बाद होस्ट सेल में इंटर करवाए, वहां पर वो ग्रो करता, फिर उसको हम लोग निकाल लेते। ध्यान दीजिए पीछे के ही चैप्टर का सब बात फिर यहाँ पर होगा, केवल एग्जाम्पल बदलते रहेगा, ये याद रखना। प्रोसेस कुछ नहीं बदलेगा। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किसी भी फॉरेन जीन को लिए, वेक्टर के साथ एड किए, होस्ट सेल में इंटर करवाए, क्या किए, फॉरेन जीन लिए, वेक्टर के साथ ऐड किए, उसके बाद होस्ट में इंटर करवाए। अब वो होस्ट में क्या होगा, ग्रो करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां पर जब वो ग्रो करेगा तो फिर वहां से आप उसको निकाल लीजिए, बस यही काम चल रहा है। यहाँ भी यही काम चलेगा। लीच लिए, लीच का जीन लिए, कौन सा जीन, जो हीरुडीन सिंथेसाइज करता है, वो क्या हो गया, फॉरेन जीन। अब इस फॉरेन जीन को क्या किया, ब्रैसिका नेपस, क्या है यहाँ क्या है, होस्ट है, यहाँ क्या है, होस्ट। होस्ट में क्या किए, एंटर करवाए, होस्ट में क्या किए, इंटर करवाए। इंटर करवाने के बाद क्या हुआ, ये ग्रो किया, ग्रो करने के बाद यहाँ हीरुडीन एंड ऑयल कंटेनिंग सीड बन गया। अब यहां से इसको निकाल लिए, प्यूरिफाई किए और मेडिसिन में यूज किए। यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको खुद से। अब इसके बाद एक एग्जांपल है टोमेटो का। टोमेटो का वैरायटी है फ्लेवर सेवर, टोमेटो वैरायटी फ्लेवर सेवर भी ट्रांसजेनिक क्रॉप या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एग्जांपल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, जिसके जीन को क्या किए, जिसके जीन के कैरेक्टर को चेंज कर दिए हम लोग, जिसके जीन के कैरेक्टर को क्या किए, चेंज करके नया कैरेक्टर इन्वॉल्व कर दिए, वही क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। फूड में हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, एनिमल में हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कुछ नहीं है, एक ही चीज रहेगा, जीन को हटा करके नया जीन इंटर करवा के नया कैरेक्टर इवॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो हो रहा है उसी को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इस तरह से कुछ भी चीज नाम देंगे। और हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं टोमेटो के वैरायटी का, जिसका नाम है फ्लेवर सेवर। क्या है, फ्लेवर सेवर। चलिए देखिए फ्लेवर सेवर का हम लोग एक एग्जांपल जो लिए है उसको जरा ध्यान से देखिए। है कुछ नहीं, अगर हम लोग ऐसे बात करें टोमेटो का हम लोग बात करते हैं तो क्या है कि जो टोमेटो है वो लगभग 4 से 5 दिन में, हम लोग 3 से 4 दिन में क्या होता है, ऑटोमेटिक खराब हो गया। 3 से 4 दिन में क्या होता है, खराब हो जाता है। इसको मिटा रहे जरा, चलिए देखिए क्या है कि 3 से 4 दिन में वो खराब हो गया। खुद अगर हम लोग क्या किए, उसको ला करके ऐसे ही रख दिए तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको मतलब बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम लोग फ्रिज में रखे, उसके बाद उसको यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हर जगह पर फ्रिज क्या है, अवेलेबल है नहीं, तो उस जगह पर क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए,
क्या है कि जो जो टोमेटो है वो खराब हो कैसे रहा, पहले ये देखेंगे। तो जो टोमेटो ठीक है नॉर्मल कंडीशन में, वो क्या है थोड़ा सा टाइट है, सॉफ्ट तो वो है लेकिन क्या है टाइट है, मतलब अगर हम लोग उसको आराम से दबाए तो दबेगा नहीं, ठीक। लेकिन अगर वही हम लोग एक खराब टोमेटो जो खराब हो चुका है, अब हम लोगों का यूज का नहीं, उसको आराम से भी दबाएंगे तो क्या होगा और सॉफ्ट हो जाए, पूरा सॉफ्ट हो गया, अब वो यूज के लायक नहीं बचा। तो इस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए कौन सा कंडीशन, पहले वाला कि सॉफ्ट है लेकिन दबे नहीं, उस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए फ्लेवर सेवर का यूज किया गया। ध्यान दीजिए, फ्रूट सॉफ्टनिंग जो है वो होता किसके कारण है, तो होता है पॉलीग्लैक्टुरोनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, फ्रूट सॉफ्टनिंग का काम करता है। कहां पर, टोमेटो में मेन, इसके अलावा भी करता है लेकिन ऐसा नहीं कहीं नहीं करता है, टोमेटो में मेन फंक्शन इसका ये है। कौन है, पॉलीग्लैक्टुरोनेज। ये ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, फ्रूट सॉफ्टनिंग का काम करता है। अब देखिए कि अगर फ्रूट सॉफ्टनिंग का काम करता है तो हम लोग क्या करें कि उसी को ब्लॉक कर दे। हम लोग अगर क्या करें कि उसी को ब्लॉक कर दे जो फ्रूट सॉफ्टनिंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट को कंजर्व करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोग फ्रूट को कंजर्व करेंगे या नहीं कर पाएंगे, फ्रूट को अब हम लोग कंजर्व कर पाएंगे। तो देखिए करते क्या है, fruit softening is done by polyglycerolase which is blocked in transgenic tomato variety। ट्रांसजेनिक जो टोमेटो वैरायटी है वहां पर इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट फ्रूट है या फिर टोमेटो, वो क्या कर सकते हैं, काफी अधिक दिन तक बचा करके बिना फ्रिज के हेल्प से भी रख सकते हैं। देखिए जरा, therefore the food remains fresh and retain their flavor much longer than do the fruit of normal tomato variety। अब हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो पॉलीग्लैक्टुरोनेज है इसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। चलिए जो इसका इसमें लोग क्या करते हैं, तो देखिए क्या है कि जो टोमेटो का नेटिव है पहले वाला टोमेटो, वहां क्या हो रहा है कि जो पॉलीग्लैक्टुरोनेज है ये क्या करता है कि फ्रूट सॉफ्टनिंग का काम कर रहा है, तो जो इसका नेटिव जीन है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसको ब्लॉक करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो फ्रूट सॉफ्टनिंग का प्रोसेस है वो क्या होगा, रुक जाएगा, वो क्या होगा, रुक जाता है। चलिए आ जाइए, फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। उसमें ये जो फूड हम लोग को कहां से मिला, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से मिला, उसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का तो हम लोग बहुत सारा फायदा देखे, बहुत सारा फायदा है क्या, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं उसके क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, इस तरह से बहुत सारा प्रोसेस है। देखिए कि ये किस तरह से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और फूड है ये किस तरह से हम लोग का जो कन्वेंशियली डेवलप्ड वैरायटी है उससे किस तरह से अलग है। देखिए कॉन्वेंशियल डेवलप्ड जो वैरायटी है हम लोगों के पास, वहां पर क्या है कि वो प्रोसेस, मतलब आप इस तरह से समझिए कि वो चल रहा है, हम लोग उसको कुछ कर नहीं रहे, उसको खुद से जो मन हो रहा है वो करते जा रहे। यहां पर ये क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस प्रोटीन। एग्जाम्पल आप ले लीजिए क्राई प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या, क्राई प्रोटीन। ये क्या, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्रोटीन है। ये क्या, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्रोटीन है। हम लोग आगे बीटी कॉटन पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाए
फिलहाल हमें याद रखना है क्या, प्रायोरिटी। उसके बाद तो इसके बाद देखिए इट कंटेन एंजाइम प्रोड्यूस बाय एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। ये क्या करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करके क्या करेगा, एंटीबॉडीज का जो इफेक्ट है वो प्लांट पर नहीं होने देता है। इट कंटेन द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इटसेल्फ। इसमें अपने में भी पहले तो ये क्या करे, एंजाइम किया प्रोड्यूस, और दूसरा ये क्या करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इसमें पहले से है। तो इस तरह से ये क्या है, कन्वेंशनली डेवलप जो वैरायटी है उससे अलग है। अब यहां आप देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कैन लीड फॉलोइंग प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम भी क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला ये टॉक्सिसिटी। अगर लगातार हम लोग इसका यूज कर सकते हैं तो क्या हो सकता है, ये हम लोगों के लिए टॉक्सिक हो सकता है। यहाँ पर फॉरेन प्रोटीन है जिसके कारण एलर्जी भी क्रिएट करता है, समझ गए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का ये क्या है, डिफेक्ट है, जिस पर अभी भी क्या है कि हम लोगों के जो साइंटिस्ट है वो काम पर वर्क कर रहे हैं। इस चीज को क्या किया जाए, दूर कर दिया जाए। इस चीज को दूर करने के लिए ये जो दोनों प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए क्या है, हम लोगों के यहाँ भी काम चल रहा है, या हर जगह हर एग्रीकल्चरल जो भी उसका प्रैक्टिस है वहां पर ये काम चल रहा है। समझ गए बात को। चलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है और जो कंट्रोवर्सीज है उसके बारे में आप देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करेंगे आगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है और कंट्रोवर्सीज क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्रॉप का बात करें अगर लोग की क्रॉप में, तो क्रॉप के लिए क्या करता है, टेस्ट और क्वालिटी को क्या करेगा, क्यू है, क्वालिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद मैच्योरेशन टाइम को डिक्रीज कर देगा। इसके बाद न्यूट्रिएंट यील्ड और टॉलरेंस, न्यूट्रिएंट समझ रहे हैं, यील्डिंग कैपेसिटी समझ रहे हैं, टॉलरेंस मतलब जैसे साल्ट है, हीट है, वाटर है, इन सब से अगर मान लीजिए कि जितना जरूरत है उतना है तो वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, वो डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करेगा, सबसे टॉलरेट करेगा उसको। इसके बाद देखिए इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज पेस्ट एंड हर्बिसाइड, न्यू प्रोडक्ट एंड ग्रोइंग टेक्निक। देखिए इसमें कुछ बताने का चीज है नहीं, कंट्रोवर्सीज भी आपको खुद से पढ़ लेना है। हम लोग आते हैं कहां, तो बीटी कॉटन पर। बीटी कॉटन है क्या, ध्यान दीजिए जरा, बीटी आज वो कुछ है, बीटी कॉटन ही केवल नहीं, सबसे पहले बीटी कॉटन ही बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, बीटी कॉटन। समझ के बात को। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर जरा कि बीटी कॉटन तैयार कैसे किया जाता है। देखिए बीटी का फुल फॉर्म है, यहाँ बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस थोरिनजिएंसिस, बेसिलस थोरिनजिएंसिस। देखिए होता क्या है कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो क्रॉप के यील्डिंग का, क्रॉप पे जो कॉटन क्रॉप है उस पे इफेक्ट करके उसका जो यील्डिंग कैपेसिटी है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। टोबैको है उस पर क्या करता है, अटैक करके उसके टोबैको प्लांट पर इफेक्ट करके उसके यील्डिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अब अगर इतना सारा इफेक्ट उसका है, उससे क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारा हार्म होता है, लॉस होता है। टोबैको प्लांट जब, जैसे हम लोगों को पता है टोबैको जो वो क्या है, काफी महंगा बिकता है, लेकिन अगर वो क्या होता है कि वहां पर काफी अधिक इफेक्ट हुआ, बर्बाद कर रहा है, तो ये क्या है, हम लोग को लॉस पहुंचाएगा। तो अब इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बेसिलस थोरिनजिएंसिस का यूज किया जाता है। देखिए होता क्या है कि डीएनए टेक्निक के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ ली है, वो नहीं बता रहे आपको से क्या क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस बीटी को, बेसिलस थोरिनजिएंसिस को के जीन को इंटर कराया गया कहां, तो कॉटन में। कहां इंटर कराया गया, कॉटन में। अब देखिए कॉटन में जब इंटर कराया गया तो होता क्या है, इस बेसिलस थोरिनजिएंसिस, ये जो बेसिलस थोरिनजिएंसिस है ये क्या करता है कि ये अपने ग्रोइंग पीरियड में एक सर्टेन टाइम में क्या करता है,
कि क्रिस्टल प्रोटीन का एक प्रोटीन याद रखिएगा, इस प्रोटीन का नाम है क्राय प्रोटीन। क्या नाम है? क्राय प्रोटीन। क्राय प्रोटीन, ये याद रखना है हमेशा। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो क्वार्टल है इसमें ये बीटी आया। अब ये बीटी क्या करता है कि प्रोटीन क्रिस्टल जो है ये अपने क्रिस्टल ये क्या करता है, अपने जो ग्रोइंग पीरियड में एक प्रोटीन क्रिस्टल जिसका नाम है क्राय वो रिलीज करता है। अब ये क्या है कि वहां पर पड़ा हुआ है, एक बार ये हो गया वहां पर अपना है ग्रो कर रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही अगर कोई मान लीजिए इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट आया और इस क्वार्टल का जो लीफ है इसको क्या किया, ये इंसेक्ट लीफ को डिजेनरेट करना शुरू किया। यानी कि डिजेनरेट मतलब क्या, खाना शुरू करेगा, डिजेनरेट खाना शुरू किया। जैसे ही खाना शुरू किया कि ये इसके बाद ये जो प्रोटीन है क्राय प्रोटीन ये क्या होगा, इसमें इंटर कर जाएगा। कहां पर? इंसेक्ट में। क्राय इंटर किया कहां, यानी कि हम लोग इंसेक्ट में। अब देखिए ये जब इंसेक्ट में इंटर किया, इंसेक्ट में इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, इंसेक्ट में जैसे ही इंटर किया ये क्या करेगा कि उसके मिड गट में, यहाँ देखिए ये क्या है, मिड गट, उसके मिड गट में ये क्या किया, पोर बना दिया। मिड गट में क्या किया, पोर बना दिया। अब जैसे ही ये मिड गट में पोर बनाया तो इसके कारण उसका जो सेल है वो क्या होगा, सेल लाइसिस, टूटना क्या होता है, शुरू होता है, जिसके कारण ये क्या होगा, इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। क्या होगा, इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। ये याद रखना। देखिए बीटी कॉटन क्या, देखिए बीटी कॉटन के बारे में बात करें, कॉटन के प्लांट को जो इंसेक्ट हार्म पहुंचाता है उस कॉटन में क्या किया गया, बीटी बेसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया इंटर करवाया गया। बेसिलस thuringiensis जब उसमें इंटर करवाया गया तो वो क्या करता है कि एक प्रोटीन क्रिस्टल रिलीज करता है जिसका नाम है क्राय प्रोटीन। अब ये इंसेक्ट जैसे ही उसको खाया, इनगल्फ करने का कोशिश किया, डिजेनरेट करने का कोशिश किया, ये क्राय प्रोटीन इंसेक्ट में इंटर करेगा, उसके मिड गट में पोर कर देगा, जिसके कारण सेल लाइसिस होगा और उस इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। समझ गए बात को? अब देखिए बात यहाँ ये आता है कि ये इंसेक्ट में अगर प्लांट में था तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट में पहुंचा तो ये इंसेक्ट को कैसे मार दिया। इस तरह से ये तो प्लांट के लिए भी नुकसान है, और अगर हम लोग उस प्लांट का यूज करते हैं तो ह्यूमन के लिए भी क्या है, नुकसान है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला कि ये जो बीटी है बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का प्रोटीन क्राय प्रोटीन ये किसी भी ह्यूमन या प्लांट के लिए क्या है, इफेक्ट नहीं करता है। तो फिर बात आता है कि ये जो है यहां पर क्यों ऐसा कर दिया, कहां पर, इंसेक्ट में। तो देखिए जैसे ही ये इंसेक्ट, देखिए यहां लिखा गया प्रोटीन क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में। जैसे ये इस इंसेक्ट में गया, इंसेक्ट के गट में गया तो इसके सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, इसके सलाइवा के साथ क्या हुआ, मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद, सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद ये क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। यहाँ पर लिखा हुआ और विशाल जी आप देख लीजिएगा। पेस्ट रेसिस्टेंट का देखिए बहुत सारा निमेटोड ऐसा है जो प्लांट के रूट को क्या करता है, खराब करता है, डिजेनरेट करता है। अब उस चीज को डिजेनरेट करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए टेक्निक आता है RNA इंटरफेरेज। RNA इंटरफेरेज। रूट नोड निमेटोड इज मोस्ट इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट पैरासाइट निमेटोड would wide attack nearby every food and fiber। हर चीज पे ये इफेक्ट करता है। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, RNA इंटरफेरेंस का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे RNA इंटरफेरेंस है क्या। तो देखिए ये क्या है, RNA इंटरफेरेंस जो ये साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर RNA, ये क्या होता है, मैसेंजर RNA को साइलेंस करने का प्रोसेस है। समझ गए, ड्यू टू complementary double stranded RNA molecule that bind to prevent the translation of messenger RNA। ध्यान दीजिए क्या होता है, इतना महाभारत जो लिखा उसको एक लाइन में हम लोग लिखते हैं। प्रोसेस क्या है कि डीएनए से बनता है RNA, डीएनए से बनेगा मैसेंजर RNA,
अब ये मैसेंजर आरएनए से क्या होगा, मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ये क्या है, ये प्रोसेस है, ये आपको समझ में आएगा कहां, तो ये डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बना प्रोटीन। अब ये प्रोसेस जो हो रहा है तो कभी कभी ये जो नीनाटोड है ये करता है कि यहां से तो ये बना लेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना लेगा, लेकिन अब ये प्रोटीन बनने ही नहीं देगा। समझ गए बात को? इसी प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, इस चीज को जो रोकने का बात है, इसी को हम लोग कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इसका जो मैकेनिज्म है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपका कुछ बचा नहीं, केवल इसके बाद ये जो मैकेनिज्म है इसका, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेडिसिनल यूज में। समझ गए? बस ये चैप्टर आपका